गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल क्लास 10 बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका सीधा सीधा परीक्षा से संबंध होने वाला है। इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके और फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो से लाभ मिल सके। आइए बिना देर की हम क्या करते हैं, इसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, खनिज क्या होता है? वे सारी वस्तुएं जिसे खनन करके धरती के अंदर से निकाला जाता है उससे खनिज कहा जाता है। लेकिन खनिज जब खान कर निकाला जाता है, उससे वस्तुएं निर्मित होती है, तो उसका प्रबंधन क्यों चाहिए, संरक्षण की आवश्यकता उसे क्यों पड़ती है? तो आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, आज पेट्रोलियम 109 रुपया कुछ पैसा यानी 109 रुपया 50 पैसा के लमसम पहुंच गया है। तो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम इन खनिजों पर निर्भर हैं और इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। हमें इनके बचाव के लिए कोई विकल्प निकालना बहुत ज़रूरी है। यानी अब हम ये कहें कि खनिज संपदा की कमी है तो उसका इस्तेमाल करना हम आज से बंद कर दें, तो ये संरक्षण नहीं हुआ। संरक्षण का मतलब हुआ कि उसका विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग, यानी खनिज संसाधनों का जब उचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उचित उपयोग करना ही संरक्षण कहा जाता है। हम बात करते हैं विवेकपूर्ण और उचित क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अकेले हैं और हमें कार से जानी है तो हम उसके जगह पर बाइक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें तेल की बचत होगी। अगर हमें 15 लोग जाना है, 2 गाड़ी करने वाले हैं, अगर हम बस से यात्रा करते हैं तो खनिज संपदा बचने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर हमें पैदल कहीं जाने लायक है, साइकिल से इस्तेमाल करके कहीं जाने लायक है, तो उन जगह पर गाड़ियों का इस्तेमाल न करें। यदि ऐसा करते हैं तो हम इसका उचित क्या करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं और समुचित उपयोग की मैंने जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल करना। जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना। तो ये हो जाता है आपका खनिजों का संरक्षण प्रबंधन। यानी जब खनिजों को विवेकपूर्ण तरीका से समुचित उपयोग किया जाता है तो उसी को खनिज संपदा का संरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जिन खनिज संपदा पर आज निर्भर हैं वो खनिज संपदा एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। और जब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? जब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी तो ये जितने भी हमारे भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल है, अभी हाल ही में खबर छपा है कि 3 दिन के लिए कोयला है तो 2 दिन के कोयला है, देश अंधेरा में डूब जाएगा, बिजली की कमी हो जाएगी। तो ये सब किसके कारण है? खनिजों का दिनानुदिन अधिकाधिक प्रयोग के कारण है। अतः हमें क्या करना चाहिए? तो इनके जगह पर सोलर प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, पवन चक्कियों के द्वारा बिजली की उत्पादन करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है और इसके विविध संसाधन प्रबंधन की जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। अब आगे देखिए, खनिजों का आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? खनिजों का आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है? आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, खनिज एक अपूर्य संसाधन है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन
खनिज एक ऐसा प्राकृतिक विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका निश्चित आकृति और संरचना होती है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए होता है। खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। लोहा है, अगर नहीं रहेगा तो घर नहीं बनेगा। चूना पत्थर से सीमेंट बनता है जिसके माध्यम से घर बनता है, सड़क बनता है, नदी नाले पर बांध बनाए जाते हैं। अर्थात अगर ये खनिज संपदा नहीं रहेंगे तो विकास की प्रक्रिया को इतनी तीव्र गति से बढ़ाना हमारे लिए, मानव जीवन के लिए संभव नहीं था। अब आगे है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। देखिए, वैसे खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे हेमेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है अधात्विक खनिज। क्या? अधात्विक, यानी ऐसा खनिज जिसके निष्कर्षण से हमें धातु की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि अधातु की प्राप्ति होती है, बल्कि उसमें धातु का अंश का अभाव होता है या भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। इन पर चोट मारने पर यह टूट जाता है, जैसे डोलामाइट हो गया, हीरा हो गया, अबरक हो गया, चूना पत्थर हो गया इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं। लाइमस्टोन सर्वाधिक मात्रा में औद्योगिक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में होता है धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। देखिए, पहला पहचान है कि धात्विक खनिज में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। दूसरा पहचान है कि इसे पीटने पर एक क्या होता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा पहचान है कि इसे पीटने पर चदरा बन जाता है, टूटता नहीं है। अगला, इसे खींचने पर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी इसका पीट कर तार और चदरा बनाया जा सकता है। इनके गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है या विद्युत का सुचालक होता है। तो ये सब पहचान धात्विक खनिज के हो सकते हैं। अब आगे है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषता क्या है? खनिजों की विशेषता जानने के लिए आप जानते हैं कि खनिज सभ्यता संस्कृति का आधार स्तंभ है। खनिज सभ्यता और संस्कृति का क्या है? आधार स्तंभ है, क्योंकि बिना खनिज के न परिवहन का संचालन हो सकता है, न औद्योगिक विकास हो सकता है, न आवास की समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसके बगैर उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। चट्टानों के निर्माण में इसकी बहुत भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज को दो वर्गों में बांट दिया जाता है, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अब इसके बाद देखिए, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। देखिए, मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। मैग्नीज क्या है? एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इसका निर्माण किसमें? इस्पात के निर्माण में, मिश्र धातु के निर्माण में, और इसके अतिरिक्त सूखा सेल में जो काला काला होता है ना, सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफिक कैमरा में जो निगेटिव बनता है उसमें इस्तेमाल होता है, चमड़ा और माचिस उद्योग में, रंग रोगन में आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी रंग पेंट निर्माण करने में भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैग्नीज का हमारे दैनिक जीवन में, मैग्नीज का हमारे जीवन में, मैग्नीज का हमारे आर्थिक विकास में अत्यंत अहम भूमिका हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं 6 के बाद। अगला क्वेश्चन आपका है, वो दे रहा है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। देखिए, जो भारत का उत्तरी है हिमालय और दक्षिण क्या है, दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में ये सबसे अधिक पाया जाता है। यानी मोनाजाइट भारत में कहाँ पाया जाता है, पहले समझिए। मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भाग जो समुद्र से सटे हुए हैं वहां उत्खनन हो रहा है और उससे मोनाजाइट की प्राप्ति हो रही है। अब आगे है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है? देखिए, ऐसा मृदा जो नदियों के जल द्वारा क्या होता है, प्रवाहित होती हुई, यानी जल कटाव के कारण प्रवाहित होती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो इसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जब नई होती है तो इसमें उर्वरक और खाद की मात्रा अधिक होती है, तो यह खादर मिट्टी कही जाती है। यह इसमें बाढ़ का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। जबकि यह पुरानी हो जाती है तो इसमें उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इस पर बाढ़ का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस अवस्था को बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये समझ गए। अब इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? देखिए, जलोढ़ मृदा समझ गए। मिट्टी में, इस मिट्टी में क्या क्या होता है? पोटास, चूने की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और सब्जी के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे आलू आदि, शकरकंद आदि उगाए जाते हैं। अब हम लोग कहते हैं भूक्षरण। भूक्षरण क्या होता है? मिट्टी जहां होती है वहां से अगर कट के दूसरी जगह चली जाती है तो इसी को भूक्षरण कहा जाता है। ये 3 कारणों से हो सकती है। वायु द्वारा भी काटी जाती है, बर्फों के द्वारा ही कटती है, और फिर किससे कटती है? तो मिट्टी जल के माध्यम से भी कटकर, वर्षा के जल से या नदियों के जल से कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो जहां से कट के जाती है उस स्थान को हम कहेंगे कि यहाँ पे भूक्षरण की क्रिया हुई है। यानी मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित हो जाना क्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों तथा गतिशील जल गतिशील जल, हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होती है, नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। अब इसके बाद अगला है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? देखिए, गंगा जब क्या होती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसकी गति काफी तेज होती है, और यह तेज गति जब समुद्र क्या करती है, आगे धरातल पर भारत के विभिन्न भागों पर पहुंचती है तो अपने साथ मिट्टी प्रवाहित करती हुई लाती है और अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में प्रसारित करती हुई चली आती है। तो ऐसे भाग को जलोढ़ीय भाग या जलोढ़ीय मृदा का भाग कहा जाता है। भारत में इसकी काफी अधिकता है, इस कारण से भारत में फसल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। हम बात करने वाले हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो, और उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदानी भाग को जिसे दियारा क्षेत्र भी कहा जाता है, यह फसलों के उत्पादन में काफी अग्रणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब आगे है मृदा निर्माण के मुख्य घटक क्या? देखिए, मिट्टी निर्माण का एक प्रक्रिया काफी जटिल होता है जो कई वर्षों में परिपूर्ण होता है। मिट्टी एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मृदा को भी सुरक्षित रखना हमारे लिए अहम क्या होती है? आवश्यकता हो जाती है। हम जितना आज उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मृदा को क्या हो रही है? हानि हो रही है। और इस हानि से अगर बचाना है तो मृदा को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए हमें कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हानिकारक रसायनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। तो आइए समझते हैं मृदा निर्माण के मुख्य 5 घटक कौन है। पहला, स्थानीय जलवायु। जलवायु की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे कि गर्मी में मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, बरसात में कम होती है। बरसात में कोई चीज़ सड़ता है तो सड़ने से ह्यूमस बनता है, माने क्या? मिट्टी बनता है, ठीक है, कंपोस्ट बनता है।
पूर्ववर्ती चट्टानें और खनिज कण, पूर्ववर्ती चट्टानें भी टूटकर मिट्टी का निर्माण करती हैं। वनस्पति और जीव, आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे और वनस्पति सड़कर फिर क्या बनाते हैं, मिट्टी का ही निर्माण करते हैं। भू आकृति और ऊंचाइयां, अधिक ऊंचाइयां होती है तो भी धारा के कारण चट्टानें टूटती हैं और उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में लगा समय, ये 5 चीजें हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। अब इसके बाद है आगे का क्वेश्चन, वो दे रहा है कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। अभी बताए कि खादर मिट्टी क्या होती है। नवीन मिट्टी जो नदियों द्वारा प्रवाहित करके लाई जाती है, जिसमें उपजाऊपन की मात्रा अधिक होती है, ऐसी मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी खादर मिट्टी नहीं हो गई तो बांगर मिट्टी क्या हो गई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, जबकि बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार और गंगा के मैदानी भाग इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब, जहां बहुत पहले जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, अब क्या हो गया, वो धीरे धीरे बांगर में बदल गई है। तो वो उदाहरण है किसका, बांगर मिट्टी का। और बिहार के जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, वहां के मिट्टी को। और मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय, देखिए मृदा को सुरक्षित रखने का एक बढ़िया उपाय है क्या, फसल चक्रण। क्या है, फसल चक्रण। पहला, फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। हम बात करेंगे फसल चक्रण है क्या। आप देखे होंगे, आप 8 में पढ़े होंगे कि दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन नामक जीवाणु, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए राइजोबियम नामक जीवाणु होता है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में, धान की खेती जब होती है तो धान को अत्यधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब लगातार हम धान रोपते जाएं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। लगातार दलहन फसल रोपें तो नाइट्रोजन की अधिकता होगी। हम क्या करेंगे, हमें 2 धान यानी खरीफ फसल के बीच में एक बार क्या करेंगे, दलहनी फसल बो देंगे। जितना ही नाइट्रोजन लेगा उतना ही नाइट्रोजन दे देगा, फिर ही लेगा फिर दे देगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी कभी होगी नहीं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। यानी मिट्टी में उर्वरता, पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, मिट्टी के प्रबंधन के लिए हम 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में मदद करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार दलहनी फसलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी सुरक्षित होती है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक कंपोस्ट सड़ा गला कर उससे खाद बना करके उसका इस्तेमाल करें। हमें कीटनाशक दवा के जगह पर मवेशियों के मल मूत्र का इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और मिट्टी प्रदूषित भी नहीं होगा, खाद्य पदार्थ भी सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब इसके बाद है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। पहले लिखेंगे फसल चक्रण क्या है, तो लिखेंगे 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार हम दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। चूंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में सहायक होता है और इसी कारण से वहां पे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा खत्म नहीं होती है और नाइट्रोजन की भरपाई रहती है। अतः 2 खरीफ फसलों के बीच एक बार दलहन फसल का इस्तेमाल करें तो उसे फसल चक्रण कहते हैं। और फसल चक्रण के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन मिट्टी में बना रहता है। इस प्रकार फसल चक्रण से मृदा संरक्षित करने में हमें सहायता मिलती है। अब उसके बाद समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है, इस तरह से
ढलानों पर कैसा जुताई किया जाता है? वृत्ताकार जुताई किया जाता है। उसकी आकृति समुच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार खेतों के पोषणीय तत्वों के जलों के साथ बहता नहीं है। अब ढलान पर ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे जले बहेगा, एक धारा प्रवाह नहीं होगा, तो इससे मृदा की उर्वरा बनी रहती है। इस कृषि को समुच्च कृषि कहा जाता है। ढलान कृषि ये ढलानी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होता है। अब आगे है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या है? देखिए 1970 के दशक में सरकारें जो थी वो जंगलों की कटाई के लिए ठेका पर दे रही थी। ठेकेदार अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई करना चाहते थे। अब इस वनों की कटाई करने से वहां के आदिवासी जो लोग थे उन्हें इस बात का आभास था, इस बात का भय था, इस बात का डर था कि उनका जीविकोपार्जन की प्रक्रिया छिन जाएगी, क्योंकि यही वन था जहाँ पे वे रहते थे, कंद मूल फल फूल आदि खाते थे, उससे उत्पादित वस्तुओं को लेकर निकट के बाजारों में बेचते थे, जिनसे उन्हें पैसों की प्राप्ति हो जाती थी और इन पैसों का इस्तेमाल करके वे अपने दैनिक दिनचर्या को चलाने में सक्षम हो पाते थे। उन्हें इस बात का डर था कि ये जंगल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास रोजगार की, हमारे पास व्यवसाय, हमारे पास जीविकोपार्जन करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में इनका जंगलों के प्रति लगाव होना लाजमी था। अतः ये क्या किए, 1970 के दशक में जब सरकार जाती है ठेकेदारों को लेकर के जंगलों की कटाई करने के लिए, तो ये लोग वृक्षों से चिपक करके वृक्ष की कटाई का विरोध करते। नहीं, बच्चा कहता है ना हम ना छोड़ो, ऐसे करता है ना, तो उस तरह से ये लोग क्या करते हैं, चिपक करके इसका विरोध करते हैं। और विरोध के बाद सरकार को घुटने टेकनी पड़ती है, क्योंकि इस विरोध का समर्थन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मिल जाता है, जिसमें प्रथम स्थान सुंदरलाल बहुगुणा का है। तो पूछता है कि किस जगह की घटना थी, तो उत्तराखंड के रैनीग्राम, जो उत्तर प्रदेश पहले था, उत्तराखंड के रैनीग्राम 1970 के दशक में। इसका संबंध किससे है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से है। पेड़ों से चिपकना मतलब पर्यावरण को बचाने से था। तो ये हो गया आपका क्या, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र, जो आजकल उत्तराखंड में है, अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे बड़े पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए आगोश में घेर कर उसकी रक्षा करना शुरू कर दिए। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने कंधे से कंधे मिलाकर इसका विरोध किया। सरकार को इसके आगे घुटने टेकनी पड़ी और इस प्रकार से एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण करने में हम और हमारा समाज सफल हो पाया। तो धन्यवाद किसके लिए, रैनीग्राम के लोगों के लिए, धन्यवाद उन जनजातियों के लिए जो स्वार्थवश ही सही पर्यावरण को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाया था। आज हम हैं, सामने वृक्ष कटती रहती है और उसका विरोध नहीं करते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तभी तो हम समय पड़ने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए त्राहिमाम करने लगते हैं। कोरोना काल आती है, ऑक्सीजन की भरपाई कम हो जाती है। क्या दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है, जहाँ वायु भरपूर मात्रा में है वहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जागिए और एक एक वृक्ष लगाइए, ऐसे बर्थडे मनाइए। बर्थडे में केक काटने से जीवन सफल नहीं हो सकता है, घर का लाइट बुताने से जीवन सफल होगा। घर में अगर लाइट जलता है उससे रोकिए, क्योंकि इससे कई कोयले जलते हैं, तो एक लाइट जलती है। घर में अगर विदाउट काम के पंखा चल रहा है तो उसे बुताने का प्रयास कीजिए। ये आपसे हथजोड़ी विनती रिक्वेस्ट है। आप मेरे बच्चों अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आगे का दिन बड़ा दुष्कर होने वाला है। जल को बचाइए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए। अगर नहीं बचाइएगा तो हाहाकार मच जाएगा, फिर कहाँ ढूंढिएगा पानी, पानी के बिना दम तरस तोड़ दीजिएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। आगे देखिए, वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है। देखिए, पर्यावरण से वन जो है हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। प्रत्यक्ष क्या,
हम जाते हैं पेड़ के पास जाके फल तोड़ लेते हैं, फूल चढ़ाने के लिए तोड़ लेते हैं। कंद मूल फल फूल वनस्पति औषधि टेनिन रेजिन गिल्सरॉल ये सब की प्राप्ति होती है, गोंद की प्राप्ति होती है। क्या नहीं देता है पेड़? औषधि देता है जिसके द्वारा हम बच पाते हैं, हमारा जीवन यापन चल पाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है भाई? तो अप्रत्यक्ष रूप से यह क्या करता है? तापीय संतुलन करता है। क्या करता है? तापीय संतुलन करता है। आप देखे होंगे जहां पर वृक्ष की अधिकता होता है वहां पर आप जाके पैरामीटर लगा लीजिएगा, आपका थर्मामीटर आपका मोबाइल का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री कम रहेगा। अगर अगले जगह 35 डिग्री है तो वहां 30 डिग्री अवेलेबल होगा। इतनी बड़ी राहत देगा, इतनी बड़ी राहत देता है। दूसरे शब्दों में वृक्ष के कारण ही हवाएं बहती है, वृक्ष के संवहन के कारण वर्षा होती है। तो कहिए कि वन प्राकृतिक अनुपम उपहार है, यह जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन प्राणियों के साथ ही मानव को कभी आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है, जैसे ऑक्सीजन। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संचालित करने की स्थिति प्रदान करना, संतुलित परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना, इसका सर्वाधिक महत्व है। सीधा समझिए कि वर्षा कराने में मदद करती है, वायु के संचरण में मदद करती है और तापीय संतुलन में मदद करती है। ये करोड़ों रुपया देकर आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन ये पैसों के बदौलत वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जो ऑक्सीजन पेड़ से डायरेक्ट मिलती है। ये ऑक्सीजन पेड़ से डायरेक्ट मिलती है जिसमें क्वालिटी होता है कि बिना किसी पाइप लगाए आपके नाकों तक पहुंचता है, आपके फेफड़े तक चला जाता है। अन्यथा ये पैसों का जो ऑक्सीजन है उसके लिए तो ठूसना पड़ता है, उसे घुसाना पड़ता है, अपने से वो घुसता नहीं है। तो ये शरीर करोड़ों का है, अरबों का है, 5 ट्रिलियन डॉलर इसका मूल्य है। इसको आप क्या समझिए, कमज़ोर न समझिए, ये बहुत कीमती है। इस पर ध्यान दीजिए और इसे बचाने के लिए, इसका फ्यूचर सुरक्षित रखने के लिए आप पर्यावरण पर विशेष ध्यान दीजिए। आगे देखिए, आगे है पेट्रोलियम किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम देखिए, जैसे दूध देखे है ना, दूध को हम क्या करते हैं, दूध जब गाय या भैंस से निकलता है तो क्या उससे जमा करके दही माठा या फिर उससे क्या होता है, छेना निकल जाता है, घी निकल जाता है, छाछ बनता है, कई प्रकार की चीज़ें, मिठाइयाँ बन जाती हैं। पेट्रोलियम उसी तरह धरती के अंदर से निकलता है। यानी आप देखे हैं गाय को घी देते हुए, गाय को का दही गारते हुए देखे नहीं, वो दूध होता है। तो उसी प्रकार पेट्रोलियम होता है जो एक शक्ति संसाधन है जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उपयोग यातायात संसाधनों में ईंधन के रूप में, औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में होती है। इससे डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, अलकतरा आदि अलग अलग निकल कर आता है। अब आगे है, अगला क्वेश्चन हो जाता है बाबू, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैव संसाधन और दूसरा हो जाता है अजैव संसाधन। समझते चलिए, जैव संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है, और वह संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होता है उसे अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। जीवमंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधा और क्या है, स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। इनके अनुकूल